मेरे अब्बू जिस सरकारी दफ्तर में चपड़ासी थे, मेरे बीए करने के फौरन बाद उन्होंने मुझे कोशिश करके उसी दफ्तर में क्लर्क लगवा दिया। हुआ ये कि अब्बू के दफ्तर में जिस इंचार्ज ऑफिसर का ट्रांसफ़र हुआ वो बहुत अच्छा आदमी था। उन्होंने अब्बू की रुदात सुनी, हमारी गुर्बत को महसूस किया। क्लर्क की सीट खाली थी, उन्होंने अपने लेवल पर कोशिश करके मुझे क्लर्क की सीट पर नौकरी दे दी। अब्बू की रिटायरमेंट भी करीब थी। उनकी रिटायरमेंट को 6 माह रह गए थे। मुझसे बड़ी 2 बहनें हैं। दोनों बहनों ने बीए किया हुआ है। अब्बू ने हक हलाल की कमाई से हमें पढ़ाया लिखाया, घर की ज़रूरियात पूरी की, लेकिन जाहिर है उनकी तनख्वाह भी कम थी, जिसकी वजह से अब्बू और अम्मी ने मुसलसल मेहनत और जिद्दोजहद की। मर्द तो फिर भी मजबूत दिल के मालिक होते हैं, सह जाते हैं। औरतें हसास तबीयत की होती हैं, बेलाखिर थक जाती हैं। अम्मी भी थक चुकी थी। बहनों की शादियां होनी थी, कुछ रिश्ते आए भी सही, मगर उनके मुताबिक जहेज ना मिलने के ख्याल की वजह से वो खामोशी से चले गए और दोबारा नहीं आए। अम्मी को दिन रात बहनों की टेंशन खाए रहती कि कब उनकी शादियां होंगी और वो अपने अपने घरों की होंगी। अम्मी की इसी फिक्र की वजह से घर का माहौल भी टेंशन ज़दा रहता। अब्बू की रिटायरमेंट को भी सिर्फ 6 माह रह गए थे। अब्बू ने फैसला किया कि अपनी पेंशन से वो दोनों बेटियों की शादियां करेंगे। अल्लाह कोई ऐसा नेक सबब कर दे कि दोनों बहनों के लिए रिश्ता मिल जाए और एक साथ दोनों की शादी हो जाए। ये सुनते ही अम्मी पहले से भी ज़्यादा ज़ोरों शोर से बाजियों के लिए रिश्ता ढूंढने में मसरूफ़ हो गई। अल्लाह बहुत रहीम व करीम है, वो किसी जान पर उसकी हिम्मत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। अम्मी की दुआएं रंग लाईं। एक ऐसी फैमिली से रिश्ता आया जहां दोनों बाजियों का रिश्ता हो गया। लोग अच्छे थे, आपस में रिश्तेदार थे। बड़ी बाजी को देखने के लिए आए। बड़ी बाजी उन्हें पसंद आ गई, छोटी बाजी भी उन्हें पसंद आ गई। छोटी बाजी के रिश्ते के लिए उन्होंने अपने रिश्तेदारों को हमारे घर भेजा। बड़ी बाजी का ससुराल मिडिल क्लास सी फैमिली थी, जबकि छोटी बाजी का ससुराल माली लिहाज से बेहतर था। अम्मी और अब्बू ने थोड़ी छानबीन के बाद रिश्तों के लिए हाँ कह दी और 8 महीने के बाद शादी की तारीख रख दी गई। 6 माह बाद अब्बू रिटायर हो गए। अब्बू को पेंशन की रकम मिली तो अम्मी ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। अल्लाह के करम से दोनों बहनों की शादियां बहुत धूमधाम से हो गईं। बड़ी बाजी का नाम उम्मे सलमा और छोटी बाजी का नाम उम्मे हबीबा है। बहनें रुखसत होकर अपने ससुराल गईं तो अम्मी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। दोनों बहनें अपने अपने घर में बहुत खुश थीं। बड़ी बाजी के शौहर एक कंपनी में अच्छी पोस्ट पर थे, जबकि छोटी बाजी के शौहर का मार्बल का अपना बिजनेस था, इसलिए भी वो ज़्यादा खुशहाल था। खुशियों के दिनों का अरसा बहुत कम होता है। बहनों की शादी के 1 साल बाद ही अम्मी का हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। अम्मी का यूं अचानक हमसे बिछड़ जाना हमारे लिए किसी बड़े सानहे से कम नहीं था। मुझे बार बार अम्मी की वो बात याद आती जो वो अक्सर कहती थी कि मरने से पहले अपनी बेटियों को उनके घर में आबाद देख लूं, फिर मुझे कोई गम नहीं होगा। अल्लाह ने अम्मी को इतनी ही जिंदगी दी थी कि वो अपनी बेटियों को रुखसत कर सके, मगर मैं भी तो था। काश कि वो मेरी खुशियों में भी मेरे साथ होती। अम्मी के दुनिया से जाने के बाद अब्बू तो जैसे खामोशी हो गए थे। जिंदगी भर के साथी को खो देना आसान नहीं है। मैं ड्यूटी पर चला जाता, पीछे अब्बू ने घर को संभाला हुआ था। कुछ अरसे बाद अब्बू ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया, मगर उन्हीं दिनों एक और परेशानी ने सर उठा लिया। बड़ी बाजी का अपने शौहर के साथ झगड़ा हुआ और वो बाजी को घर छोड़ गया। रात के 11 बजे मैं और अब्बू रात का खाना खा रहे थे। दरअसल महल्ले में एक फौतगी हो गई थी। मुझे और अब्बू को वहां से आते आते देर हो गई। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। अब्बू ने कहा, अल्लाह खैर करे, बेटा देखना जरा कौन है। मैं जी अब्बू कहता हुआ दरवाजे की तरफ लपका। दरवाज़ा खोला तो बाजी दरवाजे पर हाल बेहाल खड़ी रो रही थी। मैंने पूछा, बाजी आप इस वक्त यहाँ और अकेली, रहमान भाई कहाँ हैं? मगर बाजी सलमा की आंखें रो रो कर सूजी हुई थी, जैसे कई घंटों से रो रही हों। बाजी रोते हुए घर के अंदर दाखिल हो गई। उन्हें इस हालत में देखना हमारे लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। अब्बू काफ़ी देर बाजी को चुप कराते रहे। बाजी को कुछ हौसला हुआ तो उन्होंने बताया, शुरू के 6 माह बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन इसके बाद मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ तब्दील होता गया। अब्बू पहले तो मैंने समझा कि शायद मेरा वहम है, लेकिन वहम मुतवातिर नहीं होता। फिर मैंने खुद को तसल्ली दी कि हो सकता है वो अपने काम में बहुत मसरूफ रहते हैं, इसलिए उन पर काम का बोझ होगा। उन्हें परेशान करने के बजाय मुझे खुद समझना चाहिए।
इसी तरह 3 महीने गुजर गए, मगर इंसान कब तक खुद को धोखा दे सकता है। एक दिन मेरी सास की भांजी की मंगनी की तकरीब थी। मेरी सास ने बेटे को ताकीद की कि वो शाम में जल्दी घर आए, क्योंकि हम सब ने मंगनी की तकरीब में जाना था। मेरे शौहर का काफ़ी देर इंतज़ार करते रहे, मगर वो नहीं आए। फ़ोन किया तो उनका नंबर भी बंद था। मेरी सास और ससुर मुझे घर पर रहने की ताकीद करके मंगनी पर चले गए। बेटे की टेंशन की वजह से सास तो जाना ही नहीं चाहती थी, मगर ससुर उन्हें ज़बरदस्ती ले गए। रात 11 बजे मेरे शौहर घर वापस आए। मैंने उनसे देर से आने की वजह पूछी तो वो बिला वजह नाराज़ होने लगे। मैंने उनकी नाराज़गी जानने पर इसरार किया तो वो कहने लगे कि वो मुझसे तंग आ गए हैं। एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी का ढोंग रचाते रचाते वो तंग आ चुके हैं। वो मुझसे शादी करना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी दुनिया कहीं और बसा रखी है। वो पहले से ही शादीशुदा हैं। उनका 2 साल का एक बेटा भी है। उन्होंने मुझसे शादी सिर्फ अपनी माँ के कहने पर की है। मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। इसी दौरान मेरी सास और ससुर भी घर आ गए। मेरी सास ने बेटे को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा मेरे शौहर मुझे तलाक की धमकी देकर जबरदस्ती यहाँ छोड़ गए। बाजी का रो रो कर बुरा हाल था। उनकी बातें सुनकर मैं और अब्बू हक्का बक्का रह गए। अब्बू ने उसी वक्त बाजी के ससुर को कॉल किया, मगर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। अब्बू ने बाजी को हौसला दिया और सुबह बाजी के ससुर के पास जाने का इरादा किया। जिंदगी हमारी सोच और समझ से ज्यादा पेचीदा और गैर मुतवक्के है। ना हमारी कोई प्लानिंग काम आती है, ना फैसले। कभी इत्तफाकन कोई एक कोशिश काम कर जाती है तो अचानक कोई आइडिया कमाल कर जाता है, वरना देखा जाए तो 60-70 बरस की उम्र तक हमारे कितने फैसले दुरुस्त साबित होते हैं। फैसले तो सिर्फ ऊपर वाले के होते हैं, हम तो बस कठपुतलियां हैं। अपनी बारी पर अपना किरदार अदा करते हैं और नया स्क्रिप्ट मिलने तक चुपके से अपने कामों में लगे रहते हैं। बड़ी बाजी की जिंदगी में आए तूफान ने उन्हें तोड़ कर रख दिया था। अलबत्ता छोटी बाजी अपने घर में खुश थी, लेकिन बड़ी बाजी की वजह से वो भी काफ़ी परेशान थी। अब्बू ने सलमा बाजी के ससुर से बात की। काफ़ी तवील डिस्कशन हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। हल निकलता भी कैसे, मामला ही इतना पेचीदा था। दरअसल बाजी सलमा के शौहर रहमान भाई ने जिस लड़की से शादी की थी वो कोई मामूली लड़की नहीं थी। वो एक स्टेज ड्रामा अदाकारा थी। बाजी के ससुर ब्रॉड माइंडेड होने के बावजूद रहमान भाई की स्टेज अदाकारा से शादी के लिए खुद को राजी ना कर सके। रहमान भाई को इस इनकार का अंदाजा था। यही वजह थी कि उन्होंने घर में बात करने से पहले ही कोर्ट मैरिज कर लिया था। उधर जब उनके वालिदैन को लड़की की हकीकत के बारे में इल्म हुआ तो वो भी बेटे की जल्द अज जल्द शादी के लिए लड़की ढूंढने लगे। उनका ख्याल था कि वो बेटे की शादी कर देंगे तो वो घर की जिम्मेदारियां मिलने के बाद खुद ही अदाकारा का पीछा छोड़ देगा। पहले तो रहमान भाई और उनके वालिदैन के दरमियान यही चक्करिश चलती रही। बात जबरदस्ती तक आ पहुंची। बिल आखिर माँ ने जहर खाने की धमकी दे डाली। इसी तरह 2 साल गुजर गए, मगर रहमान भाई ने अपनी शादी के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं लगने दी थी। आखिर वालिदैन के दबाव में आकर उन्होंने शादी कर ली। बस मेरी बहन के नसीब खराब थे कि वो जबरदस्ती के इस रिश्ते में बंध गई। मेरी सुबह 9 से दोपहर 4 बजे तक ड्यूटी होती थी। जब भी घर वापस आता अक्सर ही बाजी घर से गायब होती। अब्बू कहते कि वो महल्ले में अपनी एक सहेली के घर जाती हैं। ये सुनकर मैं भी मुतमईन हो जाता कि चलो किसी के सामने वो अपना गम सुना लेंगी, दिल की बात कर लेंगी तो उनके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। कम अज कम इस तरह वो डिप्रेशन से तो बच जाएंगी। अब्बू मेरी शादी के लिए कोशिश कर रहे थे तो मेरी शादी का मामला भी फिर से ठंडा हो गया। अब्बू की कोशिश थी कि बाजी का मसला हल हो जाए तो फिर मेरी शादी की बातचीत शुरू की जाए। एक दिन मैं ऑफिस से घर आ रहा था। घर के करीब पहुंचा, दरवाजे पर काले चादर में लिपटी कोई औरत खड़ी थी। उसे देखकर मैं ठिठक कर रुक गया। शायद महल्ले की खातून थी, घर के अंदर जाना जा रही होगी। उसने दस्तक देने के लिए दरवाजे पर हाथ रखा, मगर अगले ही लम्हे उसने हाथ नीचे कर लिया और फौरन तेज तेज कदम उठाती वापस चल पड़ी। ये देखकर मैं हैरत ज़दा रह गया। वो तेजी से घर की पिछली तरफ चली गई। मैं भी तेजी से भागता घर की तरफ बढ़ने लगा। मैं घर की पिछली जानिब गया, मगर वहां कोई नहीं था। हमारे घर के पीछे खुला ग्राउंड था जहां शाम के वक्त महल्ले के बच्चे क्रिकेट खेला करते थे। ग्राउंड के दूसरी तरफ सड़क थी। इतने बड़े ग्राउंड से अचानक किसी का गायब हो जाना नामुमकिन था। आखिर वो औरत पैदल थी, इतनी तेजी से वो कहाँ चली गई थी। मैं तेज तेज कदम उठाता रोड की जानिब बढ़ने लगा, मगर बेसूद था।
दूर दूर तक कोई भी नहीं था। वहीं शीशम का एक पुराना दरख्त था। मैं उस दरख्त से टेक लगाने का सोच ही रहा था कि उछल कर 2 कदम पीछे हट गया। खौफ के मारे फटी निगाहों से शीशम के दरख्त के नीचे पड़े जख्मी सांप को देख रहा था। बहुत बड़ा सांप था। एक बार तो उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सांप के जिस्म पर जगह जगह गहरे जख्म थे और दुम के करीब से खून बहकर खुश्क हो चुका था। वो निढाल और बेसुध पड़ा था, जैसे आखिरी सांसें ले रहा हो। मैं हिम्मत करके उसके करीब गया। थोड़ी देर उसे बगौर देखता रहा कि शायद वो कोई हरकत करे या मुझे डसने की कोशिश करे, लेकिन उसकी सांस तो चल रही थी, मगर इससे ज्यादा उसमें हिम्मत नहीं थी। तसल्ली हो जाने के बाद मुझे उस पर तरस आया। मैंने अल्लाह को याद किया, उसे उठाया और घर की तरफ चल पड़ा। जानता था ये खतरनाक है, मगर वो भी जानवर था, तकलीफ में था। अल्लाह पर यकीन के साथ मैं उसे घर ले आया। मैं सांप को सीधा छत वाले कमरे में ले गया। मैंने उसके जख्मों की मरहम पट्टी की, पानी पिलाया। उसे कुछ अफाका हुआ था, मगर वो अभी तक निढाल पड़ा था। मैंने उसे उसी तरह फर्श पर छोड़ा और कमरे से बाहर निकलकर दरवाजा अच्छी तरह बंद कर दिया। सांप जानवर ही ऐसा है जिसे देखकर ही खौफ आता है। शायद उसके जहर से ज्यादा उसका खौफ जानलेवा होता है। बहरहाल मैं नीचे आया। बाजी सलमा के कमरे की खिड़की खुली हुई थी। वो अपने बिस्तर पर सो रही थी। अब्बू घर पर नहीं थे। दिमाग में एक सवाल रह गया था कि काली चादर में लिपटी वो औरत कौन थी। आराम करने की गर्ज से मैं बिस्तर पर लेटा तो आंख लग गई। मगरिब की अजान की आवाज कानों में पड़ी तो आंख खुल गई। मैं उठा, मस्जिद गया, नमाज अदा करके वापस घर आया तो अचानक याद आया कि मैं बड़े जख्मी सांप को ऊपर वाले कमरे में बंद करके गया था। मैं दौड़ता हुआ छत की तरफ भागा। छत के ऊपर बाजी तार पर धुले हुए कपड़े डाल रही थी और कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मैं खौफजदा नजरों से उन्हें देख रहा था। मैं कमरे के पास गया, अंदर झांका। कमरे के अंदर सांप नहीं था। मैं इधर उधर देख रहा था। बाजी की आवाज आई, क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो? मैंने घबराकर बाजी की तरफ देखा और पूछा, बाजी ये कमरा आपने खोला है? बाजी ने कहा, हाँ मैंने खोला है, बाल्टी निकालना था। क्यों? मैंने हकलाते हुए पूछा। अच्छा तो अंदर कुछ नहीं था? बाजी ने एक हाथ अपनी कमर पर रखा और बोली, इतनी सारी चीजें रखी तो हैं अंदर, क्या पागल हो गया है या खुदा ना खास्ता आंखें जवाब दे गई हैं? मैंने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तो बस वैसे ही कह रहा था। बरसात का मौसम है ना, जहरीले कीड़े वगैरह इस मौसम में जमीन से निकल आते हैं, इसलिए आप भी एहतियात किया करें। बाजी ने बाल्टी उठाई और ये कहते हुए नीचे चली गई, जिन्हें इंसानों के जहर की आदत पड़ जाए उन्हें जहरीले कीड़े कुछ नहीं कहते। बाजी के अल्फाज दिल पर गहरा वार कर गए थे। अब्बू ने बाजी के ससुर से बात की थी, लेकिन कई दिन गुजर जाने के बावजूद कोई हल नहीं निकला। मैंने दिल में तहैया किया कि मैं खुद रहमान भाई से मिलता हूँ। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? मेरी बहन फालतू चीज नहीं है, एहसासात और जज्बात रखने वाली जीती जागती इंसान है। अगले दिन मैं रहमान भाई से मिलने गया, मगर वो अपनी लाइफ में खुश थे। उनसे मिलकर पता चला कि बाजी की उनकी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं थी। मैं उनके पास से मायूस वापस पलटा। घर से निकलकर चंद कदम आगे ही आया था, अचानक ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे से तेजी से कोई गुजर गया हो। मैंने पलटकर पीछे देखा। वैसे तो कोई नहीं था, मगर घर के करीब रखी सूखी घास में सरसराहट महसूस हुई। मैं तेजी से घास की तरफ गया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। थोड़ी देर की तलाश के बाद मैं घर की तरफ चल पड़ा। रहमान भाई ने किराए पर अलग मकान लिया हुआ था। वो अपनी पहली बीवी और बच्चे के साथ अलग रह रहे थे। मुझे उनकी बीवी और बच्चा घर में नजर नहीं आए थे, शायद वो कहीं गए हुए थे। बाजी के मसले का कोई हल था भी या नहीं, सोच सोचकर मेरा दिमाग थक चुका था। इन्हीं सोचों में गुम मैं घर पहुंचा। शाम हो चुकी थी। अब्बू मगरिब की नमाज के लिए मस्जिद गए हुए थे। बाजी किचन में थी। मुझे देखते ही बोली, जाहिद खाना खा लो, खाना तैयार है। मैंने कहा, बाजी नमाज पढ़ लूं फिर खाता हूँ। मगरिब की नमाज मैंने घर पर अदा की और खाना खाकर जल्दी अपने बिस्तर में घुस गया। सर्दी की आमद थी। खज़ां का मौसम मुझे वैसे भी बहुत पसंद था। उस दिन ऑफिस में भी बहुत काम था। ऊपर से बाजी की टेंशन में बहनोई के घर से निकला और पैदल घर पहुंच गया। हालांकि अच्छा खासा सफर था, मगर सोचों में उलझे जहन ने खामोशी से तवील सफर भी तय करा दिया। अब जब बिस्तर पर लेटा तो पता चल रहा था कि जिस्म में कहाँ कहाँ दर्द है।
थकावट की वजह से फौरन आंख लग गई। कहीं आधी रात को मेरी आंख खुली। कमरे की खिड़की का पर्दा हिल रहा था। नजर पड़ी तो मुझे किसी का आधा चेहरा नजर आया, जैसे कोई कमरे के अंदर मुझे ही देख रहा है। मैं घबरा कर उठ बैठा, लेकिन अगले ही लम्हे वो शबीह गायब हो गई। सहन की लाइट बंद थी, इसलिए मुझे वाज़े कोई नजर नहीं आया, जबकि कमरे की लाइट मैं बंद नहीं करता था। मुझे बचपन से ही अंधेरा बिल्कुल पसंद नहीं था। गर्मियों के मौसम में भी मैं जीरो का बल्ब जलाकर रखता था। मैं बुज़दिल नहीं था, लेकिन उन आंखों की चमक से मुझे एक लम्हे के लिए झुरझुरी आ गई। मैं उठा, दरवाज़ा खोला, बाहर गया। हर तरफ गहरी खामोशी थी। झींगर की आवाज़ें गाहे बगाहे सुनाई दे रही थी। सीढ़ियों पर मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। कहीं कोई चोर तो नहीं है? मैंने पर्दे के पीछे रखा मजबूत डंडा उठाया और सीढ़ियों की तरफ चल पड़ा। अब सिर्फ कदमों की आवाज़ नहीं थी, बल्कि छन छन की आवाज़ भी आ रही थी। मैं आवाज़ की समत ऊपर चलता गया। आज पूरा चांद भी अपनी रोशनी बखेरे हुए था। अचानक मेरे सामने यकायक रोशनी फैल गई। हैरत के मारे मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। निहायत खूबसूरत हसीना अपनी लंबी लंबी रेशमी जुल्फें खोले मेरे सामने खड़ी थी। वो ऐसा लम्हा था जिसने मेरे दिमाग को उस हसीना की खूबसूरती में कैद कर लिया था। बेलाखिर उसकी आवाज़ मेरी समाअतों से टकराई तो मेरे हवास वापस आए। वो बोली, मैं कई दिनों से तुम्हारे ही इर्द गिर्द फिर रही हूँ। इस घर से आते जाते तुम्हें देखती हूँ। बहुत बार सोचा कि रास्ता बदल दूँ, लेकिन मुझसे ये ना हो सका। तुम्हारी याद ने मेरे अंदर हलचल मचा रखी है। जानती हूँ कि तुम्हारे अब्बा तुम्हारे लिए हमसफ़र की तलाश में है। क्या तुम मुझे अपना हमसफ़र बनाना पसंद करोगे? हैरत के मारे मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मतलब वो कौन कमबख्त होगा जो इतनी हसीन लड़की से शादी नहीं करना चाहेगा? मेरी ज़बान गंग हो गई। वो ज़ेरे लब मुस्कुराई और बोली, सोच लो जाहिद, मैं जवाब लेने के लिए दोबारा आ जाऊंगी। वैसे भी मैंने इस दर को छोड़कर जाना ही कहाँ है। ये कहकर वो सीढ़ियों से नीचे की तरफ चल पड़ी। मेरे करीब से गुजरी तो उससे आती एक दिल फरेब खुशबू ने मुझे भी महका दिया। वो सीढ़ियों से उतरती अंधेरे में गुम हो गई और मैं उसकी खूबसूरती के नशे में धुत वहीं फर्श पर लेट गया और चांद की खूबसूरती को देखने लगा। अजनबी लड़की के हुस्न के सामने मुझे इस चांद का हुस्न भी मांद लग रहा था। मगर वो कौन थी आखिर? मुझ जैसे मिडिल क्लास और नॉर्मल शक्ल सूरत रखने वाले जाहिद से उसे कैसे मोहब्बत हो गई? मुझे अपनी किस्मत पर रश्क आ रहा था। उसके बारे में सोचते सोचते वहीं छत पर लेटे मेरी आंख लग गई। सुबह बाजी मुझे झंझोड़ झंझोड़ कर उठा रही थी। जाहिद, उठो जाहिद, तुम यहाँ क्यों सोए हुए हो? मैं घबरा कर उठ बैठा। बाजी ने मेरे सर पर चपत लगाई और बोली, क्या तुम पागल हो गए हो? कोई जहरीला कीड़ा काट जाए तो पता ही नहीं चलेगा। मुझे तो बता दिया होता कि आज से तुम यहाँ छत पर सोओगे, बगैर तकिए और बिस्तर के। मैंने खुद को नॉर्मल किया, आंखें मलता उठकर खड़ा हुआ और बोला, बाजी काम पर जाना है, जल्दी से नाश्ता दे दें। यह कहते हुए मैं नीचे की जानिब चल पड़ा, जबकि बाजी ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए मुझे देखा और बोली, हाँ है लड़के, मैंने भी कुछ पूछा है या नहीं? उस दिन मैं बहुत खुश था। पूरा दिन जैसे महकता रहा, मुस्कुराता रहा, गुनगुनाता रहा। हर चीज़ नई लग रही थी। जो बात मुझे नागवार गुजरना चाहिए, उस दिन तो मुझे वो भी बुरी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था हर तरफ ईद का समा हो। मेरी निगाहें सारा दिन अपनी किस्मत को हर तरफ तलाश करती रहीं। वो मेरा नसीब ही तो थी। जब उसे मुझसे इस कदर मोहब्बत हो सकती है कि वो खुद इजहार के लिए आ जाए, तो मुझे कैसे इनकार हो सकता था? उससे तो किसी को भी मोहब्बत हो सकती थी, बल्कि मोहब्बत भी नहीं, इश्क। मैं तो खुद को खुशकिस्मत महसूस कर रहा था कि उसकी मोहब्बत मेरे हिस्से में आई है। दिल ने उसे अपना बनाने का पुख्ता इरादा कर लिया था। मैं बेचैनी के आलम में उसका इंतज़ार कर रहा था कि वो जैसे ही मेरे सामने आएगी, मैं अपना दिल निकाल कर उसके सामने रख दूंगा। मुझे कॉलेज का वो ज़माना याद आ गया। कॉलेज में एक लड़की थी जिससे मैं बहुत मुतासिर हुआ था। जवानी के वो दिन भी बड़े बेकरार होते हैं। किसी की एक निगाह हमें सीधे रास्ते से भटकाने के लिए काफ़ी होती है। कॉलेज में मुझसे 2 साल सीनियर एक लड़की थी, पलवशा, कॉलेज की फर्स्ट पोजीशन होल्डर, और ख़ूबसूरत इतनी कि कॉलेज का हर लड़का उससे सलाम दुआ रखने का ख्वाहिशमंद था। और मैं बेवकूफ़ एवरेज स्टूडेंट उसके रास्ते में बहाने बहाने से खड़ा हुआ करता था
کہ شاید کسی دن اس کی ایک نظر مجھ دیوانے پر بھی پڑ جائے، مگر ہوا کچھ یوں کہ ایک دن میں کینٹین میں بے چینی سے اس کی راہ تک رہا تھا۔ نہ جانے ذہن میں کیا کیا منصوبے بنا رکھے تھے کہ آج اس سے اظہار کروں گا، مگر مجھ پر اس وقت بجلی گری جب وہ اچانک اپنے کزن بلال، جو کہ اسی کا کلاس فیلو تھا، اس کے ساتھ کینٹین میں داخل ہوئی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ ہلاتے ہوئے اپنی سہیلیوں کو متوجہ کیا۔ میں اسے دیکھ کر اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا اور اس کی جانب چل پڑا۔ میری ساری توجہ اسی پر مرکوز تھی۔ جو ہی میں اس کے قریب پہنچا، اسی لمحے ایک لڑکی میرے قریب سے گزری۔ اس نے ہاتھ میں پانی کا گلاس پکڑا ہوا تھا۔ میں انجانے میں اس لڑکی سے ٹکرا گیا۔ پانی کا گلاس سیدھا پلوشا کے کزن سے ٹکرایا۔ ہم سبھی ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ پانی پلوشا کے کزن کی شرٹ پر جا گرا۔ جس لڑکی کے ہاتھ میں گلاس تھا وہ مجھ پر چیخ پڑی، کیا تم اندھے ہو؟ پھر پلوشا مجھے غصے سے دیکھتے ہوئے بولی، پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ جاہل پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، بلکہ اتنے اچھے ادارے میں پڑھنے کے باوجود جاہل ہی رہتے ہیں، نہ اٹھنے بیٹھنے کی تمیز نہ بات کرنے کی۔ پھر وہ اپنے کزن سے گویا ہوئی۔ اوہ، سارا موڈ خراب ہو گیا۔ اس کے کزن نے میری طرف دیکھا اور اپنی شرٹ کو جھاڑتے ہوئے بولا، رہنے دو، اب جو ہوا سو ہوا۔ اس نے پلوشا کا ہاتھ پکڑا، دونوں آگے بڑھ گئے۔ میری عزت جو پہلے ہی 2 کوڑی کی تھی وہ بھی مٹی میں مل گئی۔ پلوشا سہیلیوں سے گلے ملنے لگی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ سہیلیوں کی طرف بڑھایا اور انگلی میں پہنی انگوٹھی انہیں دکھاتے ہوئے بولی، میری بلال کے ساتھ منگنی ہو گئی ہے، تم لوگوں کو یہی سرپرائز دینا تھا۔ اس کی سہیلیاں اور ارد گرد کے اسٹوڈنٹس جو بھی انہیں جانتے تھے، سب دونوں کو منگنی کی مبارکباد دینے لگے۔ میں نے اپنے ہونٹوں کو دانتوں میں دبایا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کینٹین سے باہر نکل آیا۔ اس دن مجھے خود پر بہت غصہ آیا کہ کم از کم مجھے اپنی اوقات تو دیکھنی چاہیے تھی۔ میں تو انوکھا لاڈلا ہی بن بیٹھا تھا کہ کھیلنے کو چاند مانگنے لگ گیا تھا، مگر چاند بھی کیا کبھی کسی کو ملا ہے؟ اس کے بعد مجھے دوبارہ کسی سے محبت نہیں ہوئی، بلکہ میں نے ہمت ہی نہیں کی۔ ہمیشہ میں نے اپنے دل کو اپنے دماغ کے زیر اثر رکھا۔ شاید اب چاند میری مٹھی میں آنے والا تھا۔ مجھے اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ میری زندگی میں آنے والی حسینہ پلوشا سے کہیں زیادہ خوبصورت اور حسین تھی۔ میں سارا دن بے چینی سے اس کی راہ تکتا رہا۔ کام سے 1 گھنٹہ پہلے میں نے چھٹی لے لی تاکہ جلدی گھر جا سکوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ گھر کے آس پاس میرا انتظار کر رہی ہو۔ میں گھر پہنچا۔ ابو ہمیشہ کی طرح گھر پر نہیں تھے اور باجی اپنے کمرے میں قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھیں۔ میں سیدھا چھت پر گیا۔ مغرب ہونے میں 2 گھنٹے پڑے تھے۔ دل اتنا بے چین تھا کہ اب وہ آئی تو اسے جانے نہیں دوں گا۔ انتظار کرتے کرتے رات ہو گئی۔ عشاء کی نماز ادا کر کے میں مسجد سے واپس گھر آ رہا تھا کہ اچانک ایک 4 سال کے چھوٹے بچے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بچے نے روتے ہوئے کہا، میری امی کو بچا لو، اور مجھے کھینچتا ہوا ایک طرف لے گیا۔ میں نے بارہا اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے، اس کا گھر کہاں ہے، اس کی امی کو کیا ہوا ہے، مگر وہ روئے جا رہا تھا، کوئی جواب ہی نہیں دے رہا تھا۔ چلتے چلتے ہم ایک گھر کے سامنے رکے۔ بہت چھوٹا سا ٹوٹا پھوٹا مکان تھا۔ گھر کے اندر سے رونے اور درد سے کراہنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں فوراً اندر داخل ہو گیا۔ بچہ کمرے کی طرف بھاگا جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ میں بھی بچے کے پیچھے بھاگا۔ کمرے کی دہلیز پر رک کر میں اندر چارپائی پر لیٹی نوجوان لڑکی کو دیکھتا رہ گیا۔ اگر میری نظریں دھوکہ نہیں کھا رہی تھیں تو یہ وہی لڑکی تھی جو کل رات چھت پر مجھ سے ملنے آئی تھی۔ لڑکی کے چہرے اور جسم پر جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے، جیسے کسی نے اس پر بہیمانہ تشدد کیا ہو۔ اس کی ریشمی زلفیں چارپائی سے نیچے گری فرش کو چھو رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی کیونکہ درد کے باعث اسے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ بمشکل اٹھ کر بیٹھی۔ بچہ بھاگ کر اس سے لپٹ گیا۔ اس نے آنسوؤں سے تر گالوں کو صاف کیا اور بولی، تم یہاں کیسے؟ بچہ اپنی توتلی زبان میں کہنے لگا، امی میں انہیں یہاں لے کر آیا ہوں کہ آپ کو بچائیں۔ میں ڈر گیا تھا کہ کہیں ابو آپ کو مار ہی نہ دیں۔ امی، ابو، میرے خوابوں کا محل چند لمحوں میں دھڑام سے زمین پر آ گرا۔ غم کی حالت میں وہیں دہلیز پر دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ لڑکی چارپائی سے نیچے اتری۔ اس نے اپنے بچے سے کہا، بیٹا تم باہر جا کر کھیلو اور دھیان رکھنا، جیسے ہی تمہارے ابو آئیں مجھے فوراً آ کر بتانا، جاؤ فوراً۔ بچہ دوڑتا ہوا باہر نکل گیا۔
وہ میرے سامنے نیچے آ کر بیٹھ گئی اور بولی، میں تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی، سب کچھ بتانا چاہتی تھی، مگر وقت نے مہلت نہیں دی۔ میں شادی شدہ ہوں، مگر میرا یقین کرو میری یہ شادی بھی دھوکے سے ہوئی تھی۔ میری سوتیلی ماں نے چند پیسوں کے لالچ میں میری شادی ایک بوڑھے سے کر دی۔ میری شادی کے 2 سال بعد وہ خود تو مر گئی اور مجھے اس جہنم میں جھونک گئی۔ میں نے طلاق کے لیے وکیل سے بھی بات کر لی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ طلاق لے کر تمہیں سب حقیقت بتاؤں گی، پھر تمہاری مرضی تم مجھے اپناؤ یا نہیں، مگر دیکھو مقدر نے ہمیں کن حالات میں ملوایا۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ معصوم چہرے پر بے بسی کی داستان صاف لکھی دکھائی دے رہی تھی۔ چند لمحوں بعد میں اٹھا اور واپس چل پڑا۔ میں نے پلٹ کر لڑکی کی طرف دیکھا، وہ آنکھوں میں امید لیے میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ میں واپس چلا آیا اور یہی بہتر تھا۔ خوابوں کی کرچیاں آنکھوں میں چبھ رہی تھی، زخمی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی بہہ کر میرے گالوں کو تر کر رہی تھی۔ میں پیدل گھر کی طرف چلا جا رہا تھا۔ بالآخر میں نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور خود کو حوصلہ دیا۔ میرے نصیب میں محبت تھی ہی نہیں، میرے نصیب میں تو صرف دھوکہ تھا۔ دھوکہ محبت کے روپ میں مجھے بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے اس سے ہمدردی نہیں تھی، ایسا بھی نہیں تھا کہ مجھے لازمی کنواری لڑکی سے محبت ہونا تھی۔ میں اتنا تنگ نظر نہیں تھا، ایسا بھی نہیں تھا کہ میں اس کی مدد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے بس اس بات کا دکھ تھا کہ اسے مجھ پر محبت کا بوجھ ڈالنے سے پہلے مجھے سب کچھ بتانا چاہیے تھا۔ میں خود کو اس کے لیے تیار تو کرتا، میں اس کے راستے کی کرچیاں چننے کے لیے اس کی طرف ننگے پاؤں دوڑا چلا جاتا، مگر اس کا طریقہ غلط تھا۔ چاہے اس کا شوہر ظالم تھا، اس پر تشدد کرتا تھا، اس کی شادی زبردستی کی شادی تھی، مگر وہ کسی کے نکاح میں تھی، پھر بھی آدھی رات کو مجھے اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے وہ میرے گھر کی چھت پر ہی چلی آئی۔ یہ طریقہ غلط تھا، مجھے اس کے طریقے پر اعتراض تھا شدید حد تک۔ اگر یہ بات ابو اور باجی تک پہنچ گئی تو وہ بھی کبھی اس رشتے کے لیے حامی نہیں بھریں گے۔ اپنی محبت کو راستے میں ہی دفن کر کے میں گھر پہنچ گیا۔ کئی دن گزر گئے، وہ مجھ سے ملنے نہ آئی، نہ کوئی پیغام بھیجا، نہ ہی میں اس سے ملنے گیا۔ البتہ میری حالت بہتر نہیں تھی۔ 3 دن میں شدید بخار میں تپتا رہا، دل اس کی طرف مجنوں کی مانند کھینچا چلا جا رہا تھا، ایسے جیسے بھاگ کر اس کے پاس چلا جاؤں۔ بہت کوشش کر کے میں نے خود کو روکے رکھا۔ مجھے ڈر تھا، اس بات کا ڈر کہ اگر کسی نے مجھے اس کے آس پاس دیکھ لیا تو لوگ تو یہی کہیں گے کہ میں نے کسی کی بیوی کو بہکا کر اس سے شادی کی ہے، کسی کے گھر کو اجاڑا ہے، اور یہ الزام سہنے کا مجھ میں حوصلہ نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی جس نے مجھے بزدل بنا دیا تھا۔ 1 ہفتہ گزر گیا، طبیعت کچھ بحال ہوئی، بخار تو اتر گیا مگر شدید کمزوری ہو گئی تھی، بھوک ختم ہو چکی تھی، عجیب حالت تھی۔ ایک دن میں آفس سے گھر پہنچا تو ابو اور باجی گھر کو تالا لگا رہے تھے۔ باجی رو رہی تھی، مجھے دیکھتے ہی بولی، زاہد تم آ گئے، میری آزمائشوں کو تو دیکھو، ختم ہی نہیں ہو رہی۔ ابو نے کہا، بیٹا رحمان کو زہریلے سانپ نے کاٹ لیا ہے، وہ ہسپتال میں سیریس حالت میں ہے، چلو ہم نے فوراً ہسپتال چلنا ہے۔ بنا مزید کوئی بات کیے ہم گھر سے نکلے اور ہسپتال پہنچ گئے۔ رحمان بھائی کی حالت ٹھیک نہیں تھی، ڈاکٹرز کے مطابق بہت زہریلا سانپ تھا۔ وہ ایمرجنسی میں سیریس حالت میں تھے۔ رحمان بھائی کے گھر والے سبھی وہاں موجود تھے۔ باجی کے سسر نے بتایا کہ کل رات 3 بجے ان کا بیٹا شدید پریشانی کی حالت میں گھر کے اندر داخل ہوا۔ انہوں نے بیٹے کو کمرے میں بٹھایا، وہ بہت گھبرایا ہوا تھا، ماتھے سے پسینہ ٹپک رہا تھا، ضرور کوئی بات تو تھی۔ وہ بیٹے کے لیے پانی کا گلاس لینے کچن میں گئے، واپس آئے تو رحمان بھائی فرش پر پڑے درد سے کرا رہے تھے اور ان کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ انہوں نے فوراً ایمبولینس کو فون کیا اور بیٹے کو لے کر ہسپتال پہنچ گئے۔ ابو نے ان سے ان کی دوسری بیوی اور بیٹے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ان کی کوئی خیر خبر نہیں ہے۔ انہوں نے رحمان بھائی کے گھر کے قریبی ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جیسے ہی رحمان بھائی کی بیوی اور بیٹا گھر پہنچے تو انہیں فوراً ہسپتال بھیج دیں۔ کافی دیر بعد ڈاکٹر ایمرجنسی سے باہر نکلا اور بولا، مریض کی حالت ٹھیک نہیں ہے، دعا کریں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر دوبارہ آیا اور ایمرجنسی کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر دوبارہ باہر آیا اور ابو کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، ہم نے بہت کوشش کی ہے، آپ کے بیٹے کی جان تو بچ گئی ہے مگر وہ کومے میں چلا گیا ہے۔
डॉक्टर की बात सुनकर हम सब दम बखुद रह गए। बाजी के सुसर के कदम लड़खड़ा गए। इससे पहले कि वो जमीन पर गिरते, मैंने उन्हें सहारा देकर करीब रखे बेंच पर बिठा दिया। बाजी की सास बेंच पर बैठकर रोने लगी तो बाजी उन्हें हौसला देने लगी। डॉक्टर चंद हिदायत देकर चला गया। चंद लम्हों बाद नर्स बाहर निकली और कहने लगी, मरीज को आप लोग देख सकते हैं, मगर कमरे में रश ना लगाएं तो बेहतर है। ये कहकर नर्स भी चली गई। 3 घंटे गुजर गए। जैसे जैसे खानदान वालों को खबर मिलती गई, कोई न कोई रहमान भाई की खबर गिरी के लिए आता जाता रहा। सिर्फ खबर ना आई तो उनकी दूसरी बीवी और बेटे की खबर ना आई। जिस शख्स की अंकल ने ड्यूटी लगाई थी उसके मुताबिक घर अभी तक बंद ही था और ये खबर सबके लिए हैरानकुन थी। फिर दिल में ये ख्याल भी आ रहा था कि हो सकता है उनकी बीवी बेटे को लेकर अपने मैके गई हो। अस्पताल में ही रात के 11 बज गए। बाजी के ससुर ने अपनी बेगम को समझा बुझाकर घर भेज दिया था। मैंने भी अब्बू को आराम की गर्ज से घर भेज दिया। वो बहुत थक चुके थे, जबकि बाजी रहमान भाई की देखभाल के लिए उनके कमरे में मौजूद थी। मैं और अंकल गैलरी में बेंच पर बैठे हुए थे। रहमान भाई का मोबाइल अंकल के पास था। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद मोबाइल निकालते, उस पर नजर डालते, फिर वापस जेब में रख लेते। मुझसे रहा ना गया। मैं बोला, अंकल क्यों बार बार मोबाइल को देख रहे हैं? वो ठंडी आह भरकर बेंच की पुष्ट से टेक लगाते हुए कहने लगे, बेटा मैं कब से इस उम्मीद पर मोबाइल पर नजर डाल रहा हूँ कि शायद रहमान की बीवी कोई मैसेज ही कर दे। फोन तो आ नहीं रहा, मगर मैं हैरान हूं कि कोई घर से इस कदर कैसे लापरवाह हो सकता है। हर बेटी मेके जाती है, मगर पीछे अपने घर और शौहर की खैर खबर तो रखती है या नहीं? ये थी रहमान की पसंद। मैं मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाया। हमें क्या मालूम कि वाकई वो अपने मैके ही गई है। अंकल ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और बोले, क्या कहा तुमने? मैं गड़बड़ा गया। बोला, कुछ नहीं अंकल, कुछ भी तो नहीं, और अपनी नजरें चुरा गया। मुझ में उनसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन ये सच ही तो था। हम उस खातून के बारे में कुछ नहीं जानते थे और ये तो हमारे अंदाजे थे कि शायद वो मेके गई हो, क्योंकि घंटों तो कोई घर से गायब नहीं रहता, मगर हमें कंफर्म तो नहीं था कि वो कहाँ गई है। 3 दिन गुजर गए। रहमान भाई मुसलसल कोमे में थे और बाजी उनकी देखभाल के लिए अस्पताल में। रहमान भाई की पहली बीवी की 3 दिन बाद भी कोई खैर खबर नहीं आई थी। बाजी के ससुर खुद उनके घर के 2 चक्कर लगा आए थे। हैरत की बात यह थी कि इस महल्ले में रहमान भाई की बीवी को कोई नहीं जानता था। उनकी किसी के साथ दुआ सलाम नहीं थी। अंकल बहुत फिक्रमंद थे कि बेटे को जैसे ही होश आया उसने अपनी बीवी और बच्चे के बारे में पूछना है तो वो क्या जवाब देंगे। मैं भी ऑफिस से जल्दी घर आ जाता था क्योंकि अब्बू घर पर अकेले होते थे। घर के कामकाज में अब्बू का हाथ बटाने के लिए ऑफिस से जल्दी छुट्टी ले लेता था। रोजाना की तरह मैं घर पहुंचा, दरवाजा खोला। जैसे ही अपने कमरे के अंदर दाखिल हुआ, मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं लपक कर दोबारा कमरे से निकल आया और दीवार के साथ टेक लगाकर मैंने अपने ही हाथ अपने मुंह पर रख लिए। यकीनी और बेयकीनी की कैफियत में मैंने खुद को चुटकी काटी, मगर मैं ख्वाब नहीं देख रहा था। मैं दोबारा कमरे के अंदर झांकने लगा। वो वहीं बेड पर बैठी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। कमरे की दहलीज पर खड़े खड़े मैंने डरते डरते कुछ कहना चाहा तो वो बोली, अंदर आ जाओ बुज़दिल, क्या तुम बाहर ही खड़े रहोगे? मैं तो समझी थी कि तुम मेरी तारीफ करोगे, मगर मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बुद्धू हो। ये कहकर वो खड़ी हो गई और दुपट्टे का पल्लू मुंह में दबाते हुए बोली, कैसी लग रही हूं मैं? मैंने अपने हवास पर काबू पाते हुए कमरे के अंदर आया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो, और वो भी इस हालत में? वो बोली, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ, हम आज शादी करने वाले हैं। शादी का लफ्ज सुनते ही मेरा एतमाद जमीन बोस हो गया। खौफ के मारे जिस्म में झुरझुरी फैल गई। वो खूबसूरत कातिल हसीना सुर्ख जोड़ा जेबतन किए हुए थी। सुर्ख चूड़ियां और हल्का जेवर उसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा रहा था। मगर शादी की बात कहाँ से आ गई? उसके और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं था कि मैं उससे शादी करता। मैं उससे शादी क्यों करूंगा जिसे देखकर मुझे डर लगता है, जिसकी शनाख्त मेरे लिए अब तक एक मुइम्मा बनी हुई थी, जिसका एक 4 साल का बेटा भी था। वो बोली, बस कर दो जाहिद, क्यों इस कदर परेशान हो रहे हो? तुम मेरे बेटे और शौहर के बारे में सोच रहे हो ना? देखो वो आदमी अब मेरा शौहर नहीं रहा। मैंने उससे तलाक ले ली है और वो अपने बेटे को भी अपने साथ ले गया है। अच्छा ही हुआ है,
किसी के बेटे का बोझ मैं तुम पर क्यों डालती। वो मेरी तरफ बढ़ी। मैं चिल्लाया, रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। तुमसे किसने कह दिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा? पागल लड़की, तुम जाओ यहां से। मैं कोई तुमसे शादी नहीं कर रहा। मैंने तुमसे नहीं कहा कि तुम अपने शौहर से तलाक लो। तुम हो कौन? मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरी बातें सुनकर उसका चेहरा बदल गया। वो बोली, लेकिन तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। तुम्हारी आंखों ने मुझे पैगाम भेजा था, तभी तो मैं सारी कश्तियां जलाकर यहां आई हूं। मैं बोला, एक मिनट, मेरी आंखों ने तुम्हें पैगाम भेजा था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। क्या तुम साइको हो? मेरे घर से चली जाओ, इससे पहले कि मेरे अब्बू आ जाएं। वो मेरे करीब आई और बोली, देखो तुम समझ नहीं रहे हो, मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर यहां आई हूं। अब क्या तुम्हें मरकर दिखाऊं? फिर तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन आएगा। मैंने उसे कलाई से पकड़कर कमरे से बाहर धकेला और बोला, फौरन मेरे घर से निकल जाओ, इससे पहले कि अब्बू आ जाएं। वो गुस्से में आ गई, चिल्लाई, जाहिद देखो, मैं आखिरी बार कह रही हूं। मैं उसकी तरफ लपका ताकि उसे घर से बाहर निकाल सकूं, लेकिन अचानक उसने मेरे मुंह पर एक सन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। थप्पड़ खाते ही मैं लड़खड़ाया और अगले ही लम्हे में जमीन पर था। मेरी आंख खुली, मेरा सर बहुत भारी हो रहा था, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। कमरे में अंधेरा था। मैं आंखें पूरी तरह खोल चुका था, लेकिन कमरे में काफी अंधेरा था। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। कमरे में एक रोशनदान था जिससे छन छन करती रोशनी कमरे के अंदर आ रही थी। रोशनी क्या थी? रोशनी की लकीर थी जो कमरे की आधी दीवार तक आकर खत्म हो रही थी। मैं कमरे की दीवारों को टटोलते हुए कमरे का दरवाजा तलाश करने लगा, मगर दरवाजा ना मिला। हर तरफ दीवार थी। शायद 2 से 3 चक्कर तो मैंने कमरे के गिर्द लगाए होंगे। आखिरकार थक हार कर बैठ गया। काफी देर जमीन पर बैठा इधर उधर पहलू बदलता रहा। मुझे कमरे का वो सीन याद था जब उसने मुझे थप्पड़ मारा था। इसके बाद याद नहीं क्या हुआ था, मैं यहाँ कैसे पहुंचा। न जाने कितना वक्त गुजरने के बाद यकायक कमरे में रोशनी फैलने लगी। अचानक रोशनी तेज होती चली गई। मैं घबरा कर उठ खड़ा हुआ। मैंने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। चंद लम्हों बाद मेरी समातों से आवाज टकराई, देखोगे नहीं तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? मैंने फौरन अपनी आंखें खोल दी। मेरे सामने वही हसीना खड़ी थी, बहुत खूबसूरत गाउन में मलबूस, हल्का जेवर पहने। उसकी खूबसूरती चांदनी की मानद चमक रही थी। यकीनन वो पहले से ज्यादा हसीन हो गई थी। मैं हैरत से आंखें फाड़े उसकी खूबसूरती में खो गया कि अचानक उसके लफ्जों ने मेरा सहर तोड़ा। मेरा हुस्न लाजवाल है, यूं देखोगे तो इसमें डूब जाओगे। मैंने शर्मिंदगी से नजरें चुराते हुए कहा, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? मगर देखो, मुझसे अब कोई झूठ मत बोलना, क्योंकि मुझे इतना तो इल्म हो चुका है कि तुम आम इंसान नहीं हो। मेरी बात सुनकर वो कहकहा लगाकर हंस पड़ी और बोली, अरे पगले, मैं तो इंसान ही नहीं हूं, मैं तो एक नागन हूं। मेरा नाम जहरीली है और चंद सालों बाद अपने 100 साल पूरा करते ही बहुत ताकतवर होने वाली हूं। 100 साल पूरे होते ही मैं लाजवाल बन जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी। मेरा हुस्न कभी खत्म नहीं होगा, मैं कयामत तक जवान रहूंगी। मैंने कांपती आवाज के साथ पूछा, क्यों? क्या तुम्हें आबे हयात मिल गया है? वो मेरे करीब आई और बोली, बुद्धू, मुझे आबे हयात से बढ़कर ताकत मिल चुकी है। आबे हयात की क्या जरूरत है? तुम मुझसे शादी करोगे ना? फिर हमारी शादी के ठीक 3 साल बाद और 3 दिन बाद अमावस की रात को मैं तुझे डस लूंगी और तेरे खून पर मंतर करूंगी। फिर मैं तेरा सारा खून पी जाऊंगी। तेरा लजीज खून मुझे एक नई जिंदगी देगा। बावले, तू मेरी ताकत बनेगा और तेरे बाद तेरा जैसा ही एक और बेवकूफ मेरा शिकार बनेगा। वो मेरा आखिरी शिकार होगा। बस अब थोड़ा वक्त रह गया है, इसके बाद मैं पूरी दुनिया के नागों पर हुक्मरानी करूंगी। वो कहकहा लगाकर हंसती रही और मैं उसका मुंह तकता रहा। ये मैं किस मुसीबत में फंस चुका था। और ये सच था, मैं एक नंबर का बेवकूफ था, तभी तो उससे अपना पीछा नहीं छुड़ा सका। मगर अब क्या होगा? अगले लम्हे उसने मेरी गर्दन को दबोच लिया और बोली, ज्यादा मत सोचो, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरी नौकरानियां आ रही हैं, खामोशी से उनके साथ चले आना और हमारी शादी की तैयारी करना, समझ गए? क्योंकि यहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने हाँ में सर हिलाया तो उसने मुझे छोड़ दिया।
देखते ही देखते वो सांप की शक्ल इख्तियार कर गई और निहायत बारीक और छोटी होती चली गई। फिर वो रेंगती हुई कमरे के दरवाजे के नीचे से बाहर निकल गई। दरवाजे को देखते ही मैं चौंक गया। ये अचानक दरवाजा कहाँ से नमूदार हो गया? मेरी बुज़दिली का वो लेवल था कि मुझे दरवाजे के करीब जाते हुए डर लग रहा था। मुझे पहली बार महसूस हुआ था कि मैं किस कदर बुज़दिल और बेवकूफ़ हूँ, पर वो मुझे पहचानती थी। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला। 2 लड़कियां कमरे के अंदर आईं। एक ने मुझे उनके करीब आने का इशारा किया और वो दोबारा चल पड़ी। मैं भी थर थर कांपता उनके पीछे हो लिया। चलते चलते हम एक खूबसूरत कमरे में पहुंच गए। एक लड़की बोली, कमरे की अलमारी से खूबसूरत लिबास पहनकर तैयार हो जाओ, थोड़ी देर बाद तुम्हारी और जहरीली मलिका की शादी है। ये कहकर दोनों देखते ही देखते सांपों में तब्दील हो गईं और रेंगती हुई कमरे से निकल गई। मैं दम बखुद सर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। मेरी बुज़दिली अपनी जगह हकीकत थी, मगर मैं खामोश नहीं बैठ सकता था। मौत का खौफ तो बच्चे को भी बहादुर कर देता है। वो भी अपनी जान बचाने के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर देता है। मैं उठा, जल्दी से मुंह धोया, अलमारी खोली। वहां 1-2 नहीं बल्कि पूरी अलमारी खूबसूरत कपड़ों से भरी पड़ी थी। मैंने एक लिबास निकाला, उसे ज़ेबे तन किया, खूबसूरत जूते पहने, कंघी की और तैयार हो गया। बेचैनी की हालत में मैं कमरे में टहलने लगा। कोई कमजोरी तो जहरीली नागन की भी होगी। उससे मिलने से लेकर अब तक उसकी एक एक याद का जायजा लेने लगा। मुझे भी उसकी कोई कमजोरी मिल जाए ताकि मैं भी उसके चुंगल से आज़ाद हो सकूं। थोड़ी देर बाद नौकरानियां दोबारा नमूदार हुईं। उन्होंने मुझे साथ लिया और एक गार में पहुंच गईं। जहरीली नागन दुल्हन बनी इतनी हसीन लग रही थी जैसे वो अपने हुस्न से मारना चाहती है। गार के बीचों बीच अलाव जल रहा था जिसमें आग भड़क रही थी। एक बुजुर्ग भी खड़ा था। यकीनन उसने हमारी शादी की रस्में करनी होंगी। जहरीली ने मुझे अपने करीब आने का इशारा किया। मैं डरते डरते उसके करीब जाकर खड़ा हो गया। बुजुर्ग ने कोई मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसके हाथ में एक थाली में स्याह रंग के बहुत सारे बीज थे। वो मंत्र पढ़ता जाता और उन बीजों को आग में फेंकता जाता। दिल और दिमाग दोनों परेशान थे। कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी कि अचानक जहरीली ने बुजुर्ग को इशारा किया कि वो मंत्र जल्दी खत्म करे। उसी लम्हे मेरी नज़र बुजुर्ग के करीब जमीन पर रखे थाल पर पड़ी जिसमें ढेरों फल और तेज चाकू रखा हुआ था। मैंने जहरीली का हाथ पकड़ा और उसे आग में धक्का दे दिया। उसकी चीख निकली और आग उसके लिबास को जलाने लगी। वो चीखती चिल्लाती मेरी तरफ बढ़ी, मगर मैंने उसके गले में मौजूद हीरे का लॉकेट खींच लिया। वो चिल्लाई, जाहिद मेरा लॉकेट मुझे वापस कर दो। ये मेरी उम्र भर की मेहनत है। मेरी सारी ताकत खत्म हो जाएगी, मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, ताकत के नशे में दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने वालों को जीने का कोई हक नहीं होता। बुजुर्ग ने सांप की शक्ल इख्तियार की और वो रेंगता हुआ गार से निकल गया। जहरीली ने नौकरानियों को मदद के लिए पुकारा, मगर मैंने कहा अगर मेरे पास कोई आया तो मैं इस हीरे को आग में फेंक दूंगा। ये सुनकर नौकरानियां जहां खड़ी थीं वहीं खड़ी रह गई। मैं बोला, याद है जब पहली बार मुझे तुम्हारी हकीकत का इल्म हुआ था और मैं मायूसी की हालत में तुम्हारे घर से निकला? न जाने क्यों चंद लम्हों बाद उल्टे पांव तुम्हारी खातिर वापस भी पलटा, लेकिन जैसे ही तुम्हारे घर के दरवाजे पर पहुंचा मैंने तुम्हारी आवाज सुनी। तुम कह रही थी मेरे गले में मौजूद बेशकीमत हीरा ही मेरी ताकत है और उसके बल पर मैं कुछ भी हासिल कर सकती हूँ। जब मैंने ये सुना तो मेरे ज़मीर ने मुझे कहा, नहीं जाहिद, ये सब ठीक नहीं है। मैं खुद को धोखा ना दे बैठूं, ये सोचकर मैं वापस चला गया। ये सुनकर जहरीली चिल्लाई, तुम घटिया इंसान एक जैसे होते हो। मैंने तुम्हारे बहनोई रहमान से शादी की, उसे भी मेरी हकीकत का इल्म हुआ तो वो भी दुनिया को बताने के लिए भाग पड़ा, मगर मैंने उसे डस लिया। और वो जो 4 साल का बच्चा था ना, वो मेरा बेटा नहीं था, वो तुम्हें फंसाने के लिए एक चाल थी। मैंने समझा शायद मुझ पर जुल्म होता देखकर तुम फौरन मुझसे शादी कर लोगे, मगर मेरा अंदाजा गलत निकला। हाँ, तुम्हारे रहमान भाई का मुझसे एक बेटा जरूर हुआ था, मगर मैंने अपने ही बेटे को डस लिया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर वो नागन का रूप इख्तियार कर गई। मैंने हीरा आग की तरफ उछाल दिया। वो हीरे को पकड़ने के लिए दोबारा इंसानी शक्ल में वापस आई तो मैंने उसे आग में धक्का दे दिया। अगले लम्हे वो हीरे समेत आग के अलाव में गिर चुकी थी। उसकी नौकरानियां गायब थीं।
میں نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ باہر نکلنے کے لیے نہ جانے کب تک راستہ تلاش کرتا رہا۔ بار بار دل میں رحمان بھائی اور سلمہ باجی کا خیال آ رہا تھا، نہ جانے وہ کیسے ہوں گے۔ آخر کار غار سے باہر نکل آیا۔ میں کئی گھنٹے مسلسل چلتا رہا۔ گھر جانے کی بجائے ہسپتال پہنچا تو معلوم ہوا کہ رحمان بھائی کومے سے باہر آ گئے ہیں۔ اب وہ خطرے سے باہر تھے۔ رحمان بھائی نے خود پر بیتنے والی کہانی اور زہریلی ناگن کے بارے میں سب کو بتا دیا تھا۔ انہیں صحیح سلامت دیکھ کر میں نے باجی کے سسر سے اجازت لی اور گھر آ گیا۔